इसलिए जरूरी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करें, सैंपल्स को या एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसको कंडक्ट करने की। ये जरूरी है कि मोर देन वन होना चाहिए। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर टाइट्रेशन उन्होंने कभी किया हो केमिस्ट्री में, तो टाइट्रेशन में हम आमतौर से 3 बार टाइट्रेट करके रीडिंग नोट करते हैं और उन 3 की जो एवरेज रीडिंग आती है वो हमारा रिजल्ट होता है। यहाँ रिसर्च के माध्यम में भी जो हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो हम सैंपल्स का एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी मोर देन वन होना चाहिए, एक से अधिक बार। अब यहाँ एनवायरमेंट के फील्ड में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होते हैं। सुबह दोपहर शाम में भी रीडिंग्स अलग अलग आएंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफी कुछ इंपैक्ट डालते हैं एटमॉस्फेयर पर, हाइड्रोस्फीयर पर और लिथोस्फीयर पर। वायुमंडल, जलमंडल और पृथ्वी, इन तीनों पर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है एक दिन में, ड्यूरिंग डे, विद इन 24 आवर्स, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ और सीजनल वेरिएशंस। हमको मालूम है सबको कि लगभग 3 सीजन है हमारे, उसमें सर्दी, गर्मी और बारिश। इन सीजन्स में भी अलग अलग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म जब रिसर्च होती है तो एनुअल बेसिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म रिसर्च पर सीजनल, और अगर बिल्कुल एक स्पेसिफिक पीरियड की रिसर्च करना है आपको, दैट मे बी द 1 डे 2 डे और 1 वीक और 1 मंथ, तो उसके हिसाब से डाटा कलेक्शन हमको अलग तैयार करना पड़ेगा। इसलिए रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स या रिपीटेड सैंपल कलेक्शंस होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। द प्रिंसिपल ऑफ randomization, it's a technique in which each member of the population has an equal and independent chance of being selected. This is a method of controlling extraneous variables. यहाँ जरूरी है रेंडमाइजेशन करना। आपने एक जगह नेट डाला, वहां हो सकता है आपको एक स्पेसिफिक टाइप की कोई मछली मिली हो आपको, लेकिन दूसरी साइड पे जाओगे आप, जरूरी नहीं है वो सेम मछली उधर ही मिले, हो सकता है वहां कोई दूसरी फिश आइडेंटिफाई हो रही हो। इसलिए डिफरेंट रेंडमाइज करते हुए अलग अलग पॉइंट्स पर हमको सैंपल्स कलेक्ट करना होगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल कंट्रोल, थ्रू दिस प्रिंसिपल वी कैन एलिमिनेट द वेरिएबिलिटी ड्यू टू एक्सट्रेनियस फैक्टर्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एरर, ग्रुपिंग ऑफ होमोजेनियस यूनिट्स, ब्लॉकिंग, बैलेंसिंग, इन सब के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। सैंपलिंग यूनिट से बात हो चुकी है, साइज ऑफ सैंपल की चर्चा हो चुकी है, पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने बेसिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमको फिर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हम अगर कर रहे हैं तो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हमको लेना पड़ेगा। वाटर क्वालिटी असेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर से संबंधित जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी हमको बात करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल हम एनालिसिस कर रहे हैं किसी वाटर बॉडी का, तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हमको लेना पड़ेगा। उसकी सैंपलिंग प्रोसीजर्स हर पैरामीटर्स की अलग है। मैंने अभी आपको बताया था, उस वक्त मेरी आवाज हो सकता ना पहुंची हो आप। सपोज वाटर क्वालिटी असेसमेंट के लिए जब हम स्टैंडर्ड मेथड्स की हम बात करते हैं तो दैट स्टैंडर्ड बुक इज नोन एज द APHA एंड AWWA, आफा एंड अब्बा, दैट इज स्टैंडर्ड मेथड्स। पूरी दुनिया में इस मेथोडोलॉजी को मान्यता मिली हुई है। इस मेथड्स को अप्लाई करते हुए अगर हम किसी पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने स्टैंडर्ड मेथड्स को फॉलो किया है। और इस बुक का टाइटल है वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस, स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस, APHA, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एंड AWWA, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। सैम्पलिंग मेथड्स की बात हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड अलग तरीके से हो सकता है उस पर। चलिए अब सेकंड टॉपिक में कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो आप चर्चा करना चाहते हैं? जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली बात हुई इस पे कोई पॉइंट है? जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए ओहो,
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मैं दूसरा मैं प्रेजेंटेशन लगा रहा हूँ। विजिबल है स्लाइड? यस सर। अभी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे मेरी बात हुई है, आई थिंक काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ? चलिए इसके बाद हम लोग नहीं डिस्कस सर, कर लेंगे। क्लियर है सर। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। सर बेसिकली एक क्वेश्चन है सर, एग्जाम में सर जो किस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी रिसर्च पे आता है। तो जितने भी सर टाइप के आपने रिसर्च वगैरह जो समझाए थे सर, सारे मतलब किस तरीके से सर वो इनका देखिए स्टडी वगैरह करना पड़ेगा? इसमें क्या है, जो यस सर। पीजीडी आपने सिलेबस देखा हो, ठीक है ना। यस सर। यस सर। टोटल आपके 6 पेपर हैं इसमें, ठीक है। पांच ओके पांच सर। पेपर, 5 पेपर हैं और 5 पेपर यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। ओके सर। आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न लास्ट ईयर तो क्या हुआ था, कोविड की वजह से ऑफलाइन हो रहा था, ठीक है। ओके सर। सब लोगों ने घर से ही असाइनमेंट सबमिट करके भेज दिए थे, उनका वेरिएशन हो गया था। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और हो सकता है आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़े। तो ऑफलाइन ओके। एग्जाम का जो पैटर्न है पीजीडीएम का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, लगभग 10 ओके। क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं। उसके ओके बाद सर। क्वेश्चंस भी हैं और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तीन तीन कैटेगरी है पेपर की, ठीक है ना। ओके। ओके सर। शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। ओके सर। ओके सर। शॉर्ट आंसर्स तो आपको सपोज दे दिया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यस या सर। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में लिखना है आपको, तो वो यस सर। संक्षिप्त में लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन ओके सर। मैंने आपसे मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है कि डिस्क्राइब द रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक, ओके एंड सर। टाइप्स। अगर ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिफाइन कीजिए, वो कितने प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी हो सकती है, उसका वर्णन कीजिए। तो फिर ये सारी टाइप्स आपको लिखना होंगे, ठीक है ना। तो यस सर। आंसर्स जो होता है उसमें हमको बहुत डिटेल में जाना होगा। शॉर्ट आंसर्स के लिए बेसिकली ब्रीफ समरी जो होती है वो हमको देना पड़ेगा, 1.5-2 पेज, 3 पेज, 2-3 पेज का हो जाता है। लेकिन लॉन्ग आंसर्स में हमको सारे पॉइंट्स उस टॉपिक्स के क्लियर करना पड़ेंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शॉर्ट आंसर्स के रूप में भी हो सकता है और लॉन्ग आंसर में भी हो सकता है। मेथोलॉजी में ओके। मैंने आपसे पूछ लिया स्टेप्स ऑफ रिसर्च सिर्फ, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में फिर वो आपको जो पॉइंट मैंने 8 पॉइंट बताए थे वो आ जाएंगे शॉर्ट आंसर में। ओके सर। रिसर्च मेथोडोलॉजी को अगर मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ कि राइट एन एसे ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ओके सर। निबंध लिखी है, तो फिर आपको सारी चीजें देना पड़ेगी, उसमें फिर हमको कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं मार्किंग को उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक। सबसे ओके सर। इन थ्योरी पेपर्स के साथ साथ आपको जो अभी तक का अपना एक्सपीरियंस रहा है पिछले 8-9 साल का, डेजर्टेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। जब आप डेजर्टेशन तैयार करते हैं ना, उस वक्त से सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं जो आज चर्चा मैंने आपसे की है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जब बात होती है तो फिर बहुत डिस्कशन होता है। अब चूंकि अभी भी ऑफलाइन मोड में हम लोग नहीं है, नहीं तो के अंदर बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ऑनलाइन एग्री मोड सर। एक लिमिटेशन होती है, लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है कि रिसर्च में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपने डेजर्ट, सिर्फ डेजर्टेशन नहीं है। मान लीजिए आप पीजीडीएम आपने किया है और ओके सर। ड्यूरिंग दैट 1 ईयर अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा रिसर्च तैयार करें और वो किसी एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए, उसके लिए भी गाइडलाइंस यही है, उसका क्राइटेरिया भी यही है जो मैंने बताया आपको। प्लस थोड़ी सी चेंज हो जाती है कई बार, हर जर्नल्स की अपना एक होती है, कुछ पॉइंट्स वो ऐड कर देते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यही है इन सब चीजों का, ठीक है ना। ओके सर। क्लियर, आगे बढ़े। क्लियर सर। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में ही जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, स्केलिंग, वैलिडिटी, स्केल्स एंड रिसर्च सर्वे। जो शुरुआत में मैंने कही थी आपसे बात, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक हमने टाइटल आइडेंटिफाई कर लिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मतलब एक आपने टाइटल तय कर लिया कि हम इस पर काम करने जा रहे हैं। वाटर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ साहेबपुरा लेक भोपाल, ये एक आपने टाइटल ढूंढ लिया। अब वाटर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ साहेबपुरा लेक भोपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीजें निकल के आ रही हैं।
वाटर क्वालिटी असेसमेंट करने के लिए किसी भी वाटर बॉडी की, किसी भी लेक या पॉन्ड्स की वाटर क्वालिटी किन किन पैरामीटर्स पर निर्भर करती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि वो 50 पैरामीटर पूरे लेना संभव नहीं है हमारे लिए, तो हम कोई 5 पैरामीटर लें या कोई 10 पैरामीटर लें, लेकिन पैरामीटर हम वो लें जिनकी सहायता से, जिनका एनालिसिस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाए। सपोज आपने एक सिंगल पैरामीटर ले लिया टेम्परेचर, तो 15 दिन का आपने टेम्परेचर नोट किया, वाटर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे आप एक कोई निश्चित रिजल्ट नहीं दे पाए। इसलिए हमको टेम्परेचर से एसोसिएटेड पैरामीटर जो है, पीएच हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, और इसमें टर्बिडिटी हो सकती है। इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो हो सकता है हम किसी एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंच पाए और जो आपने ऑब्जेक्ट तय किया था वो आपका फुलफिल हो पाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा कलेक्शन, क्योंकि बगैर साइंटिफिक डेटा के हम कोई रिसर्च को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो डाटा कलेक्शन किस तरीके से हो सकता है? डाटा क्या है? डेटा कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। परिवर्तन होता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वो डेटा है। डेटा नंबर के रूप में हो सकते हैं, इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, शब्दों के रूप में हो सकते हैं, फिगर्स के रूप में हो सकते हैं, फैक्ट्स और आइडियाज के रूप में भी हो सकते हैं। बहुत ब्रॉड रेंज है इसकी। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव or qualitative values of variables. For example, the numbers, image, words, figures, facts, or ideas. Data is the lowest unit of information from which other measurements and analysis can be done. सबसे लोएस्ट यूनिट है और इसके मेजरमेंट्स के या इसके एनालिसिस करने के द्वारा हमको एक जानकारी जनरेट होती है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। उस इंफॉर्मेशन का उपयोग हम अगली स्टेप्स के लिए हम करते हैं। डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रिसर्च स्टडी। बगैर इसके रिसर्च पूरी किया जाना संभव नहीं हो पाती है, इसलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट्स है डेटा। कोई भी स्टडी को शुरू करने के पहले जब हम रिसर्च का एनालिसिस काम शुरू करते हैं या डेटा कलेक्शन की हम बात करते हैं, तो उसके पहले कौन कौन से पैरामीटर्स कंसीडर करना चाहिए, विच आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर कलेक्शन ऑफ डाटा। दे आर ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द इंक्वायरी। जो आपने ऑब्जेक्ट तय किया है उससे संबंधित इंक्वायरी क्या क्या है, उससे संबंधित किस तरीके का हमको डेटा चाहिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित जानकारी हमको कहां से मिलेगी। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शंस। आप डाटा कलेक्ट करते हैं या डाटा कलेक्ट करना और डाटा जनरेट करना, दोनों चीजों में अंतर है। डाटा जनरेट हम खुद करेंगे और सेकेंडरी डाटा को हम कहीं और से लेंगे। यूनिट ऑफ कलेक्शंस, उस स्पेसिफिक पैरामीटर्स की यूनिट क्या है। टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहे हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं। और डेटा कलेक्शन की जो यहाँ यूनिट से मतलब स्पेसिफिक पैरामीटर्स की यूनिट से भी है और फ्रीक्वेंसी से भी है कि कितनी यूनिट्स हमने कलेक्ट की हैं, कितने पॉइंट्स हमने बनाए हैं। दे मे बी द पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज, दे मे बी द नॉन पॉइंट पॉल्यूशन सोर्सेज। हर पैरामीटर्स के लिए अलग टेक्निक का यूज किया जा सकता है। यहाँ मैंने दिखाया है स्लाइड के माध्यम से कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन सोर्स ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन डिजाइन एंड डाटा एक्विजिशन प्लान। इसमें खर्च आएगा तो हमको बजट की जरूरत ही पड़ेगी और डाटा रिक्वायरमेंट्स किस तरीके के चाहिए, उन सब चीजों का अलग रूप है। सोर्सेज ऑफ डाटा दो तरीके से हैं, एक्सटर्नल सोर्स बाहरी माध्यम से और इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में भी प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर आएगा, और इंटरनल सोर्स
और एक्सटर्नल सोर्स में भी क्या डिफरेंस है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा अधिकांशतः एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स, R&D ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे अन्य विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से, एक उनका रेगुलर प्रोग्राम चलता रहता है, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी स्टडी करते रहते हैं, उनकी R&D विंग्स होती है, वो लगातार डेटा जनरेट करते रहते हैं। तो ये उनका अपना इंटरनल सोर्स हुआ, क्योंकि उनका नेचर ऑफ जॉब, उनके विभाग का यही है, उससे संबंधित जानकारी वो स्वयं रखेंगे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों के पास वर्तमान के साथ साथ पिछले कई वर्षों का मेट्रोलॉजिकल डाटा उनके पास होता है, क्योंकि उनके विभाग का नेचर ऑफ जॉब जो वो यही है, उससे संबंधित जानकारी स्टोर करके भी रखते हैं और उसी के काम भी करते हैं। When the information are used in any survey, research is called internal source of data. For example, environmental agencies, census department, MOEF, Ministry of Environment and Forest, R&D organizations, educational institutions में जो R&D होती है वो सब चीजें इसी के अंदर आएंगी। External source of data, when information is collected from outside agency is called external source of data. हम किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से हम डाटा ले रहे हो, इंफॉर्मेशन उससे ले रहे हैं। Such types of data are either primary or secondary. वो डाटा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है। This type of information can be collected by census or sampling methods by conducting survey data from government. आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर उसकी स्टडी एप्को के द्वारा पहले कर ली गई है और उस एप्को से अगर आप उससे संबंधित जानकारी लेते हैं तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा हो गया है। या किसी और विभाग को, आज मुझको अगर अपर लेक की स्टडी करना हो और मैं चाहता हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मैं पिछले 3 साल पहले इसका स्टेटस क्या था वो जानकारी लूं, तो दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा हो जाएगा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की हम जब बात करते हैं, प्राइमरी डाटा जो है, डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस इज नोन एज प्राइमरी डाटा। जो हमने खुद जनरेट किया है, जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और खुद जनरेट किया है, उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। इसलिए प्राइमरी डाटा जो होता है दैट इज मोर रिलायबल, मोर ऑथेंटिक एंड नॉट बीन पब्लिश्ड एनीवेयर। जो डाटा हमने खुद जनरेट किया है, जो जानकारी हमने खुद एकत्र की है, वो अधिक रिलायबल होगी, ऑथेंटिक होगी और इसके पहले वो कहीं पब्लिश भी नहीं हुई है। यहाँ एक पॉइंट निकल के आ रहा, अक्सर आप लोगों ने पेटेंट शब्द सुना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ये काम किया है, रिसर्च की है और इस तरह की मैंने डिजाइन की है, इस तरह के मैंने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, इसको मुझे पेटेंट कराना है। तो पेटेंट की जो सबसे पहली शर्त है कि जो आपने खोज की है वो कहीं पब्लिश नहीं होना चाहिए, वो डेटा कहीं पब्लिश नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही है पेटेंट की, अदरवाइज आपका पेटेंट नहीं होगा। कई बार हमको ये लगता है कि ये हमने खोज तो बहुत बड़ी कर डाली है, लेकिन जब आप पेटेंट के सॉफ्टवेयर उससे संबंधित आप जानकारी फीड करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो पहले कई लोग इस पर काम कर चुके हैं। तो पेटेंट जब यूनिक होना चाहिए अपने आप में और कहीं उसका पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए उस काम का। प्राइमरी डाटा में यही कंडीशन है कि प्राइमरी डाटा हमारे खुद के द्वारा तैयार किया गया है, खुद के द्वारा एनालिसिस किया गया है उस प्रॉब्लम्स का, इसलिए मोर रिलायबल है, मोर ऑथेंटिक है और इसके पहले कहीं पब्लिश भी नहीं हुई है। प्राइमरी डाटा has not been changed or altered by human being, therefore its validity is greater than secondary data। क्योंकि हमारे अपने द्वारा तैयार किया गया है, हमने खुद इन्वॉल्व होकर काम किया है उसमें किसी तरीके का अल्टरनेशन, डिटेक्शन, एडिशन कुछ नहीं किया है। जो ओरिजिनलिटी है वो उसको हमने मेंटेन किया है, इसलिए उसकी वैलिडिटी सेकेंडरी डाटा के मुकाबले अधिक होती है। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम स्वयं होके इन्वेस्टिगेट करें, खुद इन्वॉल्व होके उसका एनालिसिस करें, जो आपकी थीम है, जो आपकी प्रॉब्लम है, या फिर
किसी ऐसी एजेंसी को हम दें जो हमारे लिए उसका एथेंटिक एनालिसिस करे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। बहुत सी एजेंसी होती हैं, आपके पास सुविधाएं नहीं है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, अब आप चाहते हैं कि हैवी मेटल्स का एनालिसिस करवाना है, तो आपने पानी का सैंपल्स कलेक्ट करके उनको दे दिया, हैवी मेटल्स का एनालिसिस वो पेमेंट बेसिस पर आपको करके दे देंगे। वो भी एक तरह का प्राइमरी डेटा हुआ, कहीं उस डेटा को वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए काम करके दे रहे हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, हम सर्वे करने जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं, उस चीज से संबंधित जो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उससे संबंधित आप डिस्कशन करते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, वो प्राइमरी डेटा के रूप में होगी। इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिपोर्ट्स, क्वेश्चनियर, आप उस थीम से संबंधित क्वेश्चनियर बना के ले जाएं। सपोज आप सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तालाब का, तो आपने 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए क्वेश्चनियर के रूप में। इस तालाब में किस तरह की एक्टिविटी होती हैं, क्या लोग गाड़ियां साफ करने के लिए आते हैं, क्या धोबी कपड़े में धोते हैं यहाँ पे, क्या और दूसरे एनिमल्स यहाँ आसपास घूमते हैं, या कुछ और पानी का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, फिश कल्चर के लिए किया जा रहा है, या इंडस्ट्रीज के लिए किया जा रहा है, या एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है। तो उसका पूरा क्वेश्चन तैयार करके आप उसकी जानकारी डिटेल में तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी वो प्राइमरी डेटा होगी। इन्वेस्टिगेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनियर और इन्वेस्टिगेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन थ्रू एनालिसिस। एनालिसिस के माध्यम से भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम प्राइमरी डेटा को जनरेट कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा की मेरिट और डिमेरिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड, ये मेरिट का पॉइंट है, इसकी प्लस पॉइंट है। डाटा इंटरप्शन बेटर, हाई एक्यूरेसी रहेगी, गलती होने की संभावना इसमें नहीं है। एड्रेस एज ए स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज और ग्रेटर कंट्रोल, आपके द्वारा चूंकि तैयार किया गया, आपके द्वारा जनरेट किया गया है, आपने उस मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट किया, उसके माध्यम से इस तरह का डाटा आपने तैयार किया। डीमेरिट्स की जब बात हम करते हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या दिक्कत आती है इसमें, तो प्राइमरी डाटा जनरेट करने में कॉस्ट फैक्टर एक बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं या किसी के माध्यम से करवा रहे हैं, तो उसका पेमेंट, उसका भुगतान, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम अधिक लग सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। मोर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, मैन पावर आपको ज्यादा चाहिए उस तरह की स्टडी को पूरी करने के लिए, उस तरह का एनालिसिस करने के लिए। इनएक्यूरेट फीडबैक, कई बार इस तरह का सर्वे हम करते हैं, कुछ गलत जानकारियां मिल जाती हैं, तो हमारा रिजल्ट्स भी उससे प्रभावित हो सकता है, इनएक्यूरेट फीडबैक अगर मिलता है तो। और लॉट ऑफ स्किल विथ लेबर, मैन पावर हमको ज्यादा चाहिए। आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्किल विथ लेबर, ये इसकी डीमेरिट्स है प्राइमरी डाटा की। अब हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं। सेकेंडरी डाटा दोज दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स, उस थीम के ऊपर, उससे संबंधित जो इश्यूज हैं उसके ऊपर, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले जिन लोगों के द्वारा काम किया जा चुका है और उनके द्वारा जो एनालिसिस किया गया है, वो सेकेंडरी डाटा होगा। मैंने पहले प्रेजेंटेशन में कहा था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डिसर्टेशन में, पीएचडी थीसिस में या रिसर्च पेपर में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ही यही है कि उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर पहले किन किन लोगों के द्वारा काम किया गया है। यहाँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में एक चीज और है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मान लो सपोज आप सायपुरा लेके भोपाल का बड़े तालाब को आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम सिर्फ अपर लेक भोपाल की ही बात करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम अपने स्टेट की, अपने कंट्री की और इवन इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरी वाटर बॉडीज के संबंध में भी बात की जा सकती है जो आपकी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। भोपाल के बड़े तालाब का नेचर, और हो सकता है महाराष्ट्र में कोई दूसरा बड़ा पॉन्ड हो या लेक हो,
उसका नेचर अगर समान हो रहा है और वहां पर जो रिसर्च की, वहां पर जो डाटा किया गया है, उस डेटा को आप भोपाल के बड़े तालाब के डेटा से आप मैच कर सकते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। सेकेंडरी डाटा का उपयोग नॉर्मली हम लोग जर्नल से करते हैं, पेरियोडिकल से करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस के माध्यम से कर सकते हैं, ऑफिशियल और रिकॉर्ड जो होते हैं गवर्नमेंट के, उससे हम सेकेंडरी डाटा को ले सकते हैं, उसके बारे में उसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा may be available in the published or unpublished form. When it is not possible to collect the data by primary methods, the investigator go for secondary data. पहले क्या हो चुका है वो अब हमारे लिए संभव नहीं है। 2 साल पहले उस वाटर बॉडी का स्टेटस क्या था, 2 साल पहले उस शहर की एयर क्वालिटी क्या थी, वो हमको सेकेंडरी डाटा ही लेना पड़ेगा। फिर अपने प्राइमरी डाटा के साथ कंपेयर करके आप इस रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्वालिटी में डिटोरिएशन हुआ है या इंप्रूवमेंट हुआ है। अपर लेक की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जब बनाया गया था तो कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट अबाउट 230 करोड़ रुपीस। उस वक्त 20 साल पहले 30 साल पहले उस वाटर बॉडी की कंडीशंस क्या थी वो हमने सेकेंडरी डाटा लिया। फिर वर्तमान में क्या है वो लिया, और क्या क्या पैरामीटर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस वाटर क्वालिटी को डिटोरिएट करने के लिए, उसकी रेमेडी क्या है वो लिया। तो 3 प्लान हो गए, पास्ट स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्लानिंग। पास्ट स्टेटस निकलेगा सेकेंडरी डाटा से, प्रेजेंट स्टेटस हम आइडेंटिफाई करवाएंगे प्राइमरी डाटा से, और फ्यूचर प्लानिंग जो डिसाइड होगी वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कंपैरिजन करने के बाद, आपस में कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट निकले फ्यूचर प्लानिंग में पहुंच पाएंगे। दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। दिस डाटा कलेक्टेड फॉर सम पर्पस अदर देन प्रॉब्लम एट हैंड। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल जर्नल्स यूज कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको यूज कर सकते हैं, रिसर्च जर्नल्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का उनका जो अपना इंटरनल काम होता है उसमें जो उन्होंने जानकारी एकत्र की है, इकट्ठी की है, अगर वो गोपनीय नहीं है तो उस जानकारी को हम अपने इस रिसर्च एनालिसिस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज कर पाएंगे। सेकेंडरी डाटा कि मेरिट्स और डिमेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी डाटा इज क्विक एंड चीप सोर्स ऑफ डाटा। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्ट्स को देखना है, जर्नल्स को देखना है, उनकी स्टडी करना है और उसको आसानी से हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। वाइडर जियोग्राफिकल एरियाज, बहुत बड़ा एरिया से मिल सकता है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हमारे पास गूगल है, दूसरी सारी चीज सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनके माध्यम से बहुत कम समय में दुनिया के किसी हिस्से की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो रिसर्च होती थी तो दिल्ली में इंस्डॉक करके एक एजेंसी हुआ करती थी, उससे करस्पॉन्डेंस करना पड़ता था, उनको लिख के भेजना पड़ता था, फिर उस पेपर की फोटोकॉपी वो लोग भेजते थे, उस पूरी प्रोसेस में लगभग 3 से 6 महीने लग जाते थे। लेकिन आज तो गूगल पे आप क्लिक कीजिए, जिस एरिया की, जिस जगह की जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाती है। तो फ्यूचर प्लानिंग करने में अब सेकेंडरी डाटा बहुत आसानी से उपलब्ध है और उसके माध्यम से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को और ज्यादा आसानी से हम पूरी कर पाते हैं। लीडिंग टू फाइंड प्राइमरी डाटा। डीमेरिट जो है इसकी, नो फुलफिल आवर स्पेसिफिक रिसर्च नीड्स, पुअर एक्यूरेसी। ये गारंटी नहीं है कि वो जो आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है। डाटा आर नॉट अप टू डेट, पुअर एक्सेसिबिलिटी इन सम केसेस, कई बार नहीं उपलब्ध हो पाता है। लेकिन इसकी डीमेरिट्स यही है कि कई बार अगर मैनिपुलेटिंग डाटा है रिसर्च में और उस डेटा को हम जब यूज कर रहे हैं तो एक बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज हो जाती है। जैसे किसी ने कहा है कि वाटर बॉडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और एक्चुअल में साइट पे कभी गया नहीं है, उसने डाटा अपने थोड़ा सा मैनेज कर लिया, उसको मैनिपुलेट कर लिया और उसने अपना जो भी थीसिस थी उसको अवॉइड भी हो गई। उस थीसिस को आपने एज ए रेफरेंस आपने यूज किया, अब आपने जो डाटा जनरेट किया है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, टोटल मिसमैच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में
हमारा रिजल्ट प्रभावित होने की संभावना। हमको ये देखना होगा कि हमारा डेटा मिसमैच अगर उससे हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। क्या वो जो डेटा सेकेंडरी डेटा है दैट इज एक्यूरेट, और अगर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपने जो डेटा जनरेट किया है वो आपके खुद के द्वारा जनरेट किया हुआ है, वहां हमको डाउट नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड्स को हमने फॉलो किया है, इसलिए हम अपने काम में कॉन्फिडेंट हैं, तो हमको फिर रिजल्ट्स को उस डायरेक्शन में हमको सोचना होगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा द रियल टाइम डेटा, श्योर अबाउट सोर्सेज ऑफ डेटा, हेल्प टू गिव रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, बात हो चुकी है। अवॉइड बायसनेस ऑफ रिस्पॉन्स डाटा, मोर फ्लेक्सिबल। सेकेंडरी डाटा पास्ट का है, नॉट श्योर अबाउट सोर्स ऑफ डाटा, रिफाइनिंग द प्रॉब्लम, चीप एंड नो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वाइड रेंज है, काफी बड़े लेवल पे हमको जानकारी मिल सकती है। कैन नॉट नो इन डाटा बायसनेस और नॉट, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो डाटा कितना सही है। और लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सेकेंडरी डाटा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो उसने रिपोर्ट कर दिया उसको मानना मजबूरी है, क्रॉस चेक हम कर सकते हैं सिर्फ अपने प्राइमरी डाटा के साथ। 5 मिनट और है, थोड़ा सा स्केलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्केलिंग की जब बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में भी एक काफी बड़ा कंपोनेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। स्केलिंग किसी भी चीज को नापना, तालाब की गहराई स्केलिंग हो। 10 साल पहले डीपेस्ट मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दैट लेक वाज 20 मीटर, ये स्केलिंग हो गया। मैक्सिमम डेप्थ, मेरी टर्मिनोलॉजी को आप सुने, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ दिस लेक वाज 20 meters in year 2000. After 22 years, maximum depth of this lake is 10 meters. तो 22 साल में उसकी गहराई 20 मीटर से 10 मीटर पर आ गई। ये एक पैरामीटर जनरेट हुआ, एक आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई। 20 मीटर का जो सोर्स था हमारा वो सेकेंडरी डाटा था। आज जो हमने इंफॉर्मेशन ली है हमारे प्राइमरी डाटा से ली है, और डिफरेंस निकल के आ गया है 10 मीटर का। 22 years back, maximum depth was 20 meters. After 22 years, maximum depth is only 10 meters. इसका मतलब लगभग 10 मीटर की सिल्टिंग हुई है, उसमें सिल्ट डिपॉजिट हुई है उस वाटर बॉडी में। उस सिल्ट का सोर्स क्या था, मिट्टी कहाँ से बह के आई, रेत कहाँ से बह के आई, या सीवेज डिपॉजिट हो रहा है या दूसरी अलग चीजें हो रही है, वो पैरामीटर से हमको स्टडी करना होगी। लेकिन 10 मीटर्स का रिडक्शन हुआ है 22 साल के अंदर। दिस इज द मैक्सिमम डेप्थ। अब दूसरा स्केलिंग और निकलेगा, मिनिमम डेप्थ क्या है उसकी और एवरेज डेप्थ क्या है। देखिए 3 तरह के पैरामीटर्स अलग, डेप्थ तो कॉमन पैरामीटर्स है, लेकिन इसमें 3 पैरामीटर निकल के आ रहे हैं, मिनिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ एंड एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ अगर हमने पूरे तालाब के अलग अलग पॉइंट्स पर नोट किए तो 22 साल पहले इन ईयर 2000 एवरेज डेप्थ वाज सपोज 10 मीटर्स, और 22 साल बाद हमने फिर से चेक किया है तो एवरेज डेप्थ निकल के आई है 9 मीटर्स। यहाँ रिडक्शन हुआ है कुल 1 मीटर का, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ में रिडक्शन हो गया है 10 मीटर्स का। तो हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां मैक्सिमम डेप्थ आज से 20 साल पहले रही हो, वहां कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स इतने इन्वॉल्व हैं कि हो सकता है कोई नाला आके मिल रहा हो, वहां पर सीवेज आके मिल रहा हो, या कैचमेंट एरिया से बारिश में सिल्ट बह के आ रही हो, तो उसने मैक्सिमम डेप्थ को तो प्रभावित कर दिया है, लेकिन पूरे तालाब की एवरेज डेप्थ बहुत प्रभावित नहीं हुई है। तो अब उससे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि एवरेज डेप्थ बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, तो उस तालाब की जो वाटर है, पानी को ग्रहण करने की क्षमता है, उसमें बहुत चेंज नहीं आया, क्योंकि एवरेज डेप्थ पूरा तालाब को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी स्केलिंग करना जरूरी है हमको
स्केल के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। स्केल फ्रॉम 0 to 100 हमने यूनिट बना दी, कौन सा पैरामीटर किस रेंज में आ रहा है। एक्यूरेट स्केल भी हो सकता है और एक रेंज भी हो सकता है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये कुछ भी हो सकता है। स्माइलिंग फेस, मेरा लेक्चर लगातार चल रहा है 11 बजे से 12:30 तक, आप हो सकता हो सबसे पहली मैंने इसमें परेशान हो गए हो आप सुनते सुनते हो। कुछ लोग हो सकता है आखिरी स्टेज जो दी नंबर 7 पे कि अभी भी मुस्कुरा रहे होंगे 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद। तो अगर 7 वाला मैं आ रहा हूं, मेरा लेक्चर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स मैं अपनी जानकारी देने में आप तक सफल हुआ हूं, आपको वो चीज पसंद आई और आप अभी मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। और अगर पहली वाली स्टेज पे आ गए हैं आप लोग, तो मतलब लंबा खिंच गया मामला, 1.5 घंटे हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं है। तो दिस इंडिकेट्स, यहाँ भी एक रिसर्च हो गई कि ह्यूमन टेंडेंसी जो है 1.5 घंटे से अधिक लेक्चर को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अदरवाइज स्माइलिंग फेज जो है 1 to 7, देखिए स्लाइड दिख रही है ना मेरी, नहीं दिख रही है इसमें? स्लाइड दिख रही है? यस सर। हाँ, तो 1 to 7 स्टेज आ रही है, वो इस स्माइलिंग फेस के माध्यम से भी हम स्केलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना पड़ रही है हमको। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के हम अंदाजा लगा सकता है कि आप में ग्रास्पिंग पावर कितनी थी, जो बात मैंने बोली है कितनी कैच कर पाए हैं, कितना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाया हूं मैं अपने लेक्चर में, और अपनी बात को कहां तक समझा पाया हूं। चलिए टाइम हो गया है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी फिर तैयार करना होगा। एनीवे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप, कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन में जो मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया हूँ। लैंग्वेज तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश यही चलने दें या सिर्फ इंग्लिश में, जैसा भी चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इंग्लिश में ही पूरा हो सकता है, चाहे तो मिक्स हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत तरीके की। परफेक्टली फाइन सर, थैंक यू। दिस इज फाइन, जो चल रहा है पैटर्न? यस सर। ओके, एनी यस सर, यही क्वेश्चंस? है बढ़िया। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट? क्योंकि अब आपको ब्रेक देना जरूरी है 10 मिनट का, ठीक है ना? जी। चलिए बंद करूं? Sir, I have a question. हाँ बोलिए। Sir, you were talking about water bodies. So you worked in this field mainly. Yes, basically I am limnologist. My basic work on water quality assessment, management of water bodies. Sir, what can we do to join you, or like if we want to work under you? This is a very typical, मतलब इस वक्त तो बहुत ज्वाइन, no, basic, what's your background? You are science background or that's engineering background? Sir, I have a physics background. Physics, basically I am the scientist of the biological science, head in department of zoology. तो फिजिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है ना, थोड़ा सा हटके लेना पड़ेगा, फिजिकल साइंस में आपको जाना पड़ेगा। मैं बिलोंग करता हूँ बायोलॉजिकल साइंस बिलोंग करता हूँ। ये भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट जो है इसमें भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, इसकी वाटर क्वालिटी मैंने असिस्ट की है पूरी, प्रोजेक्ट डिजाइन में भी हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और दूसरी एजेंसीज के बहुत प्रोजेक्ट चलाए हैं एनवायरमेंट्स के। बेसिकली माय वर्क ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड स्पेशली लिम्नोलॉजी, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे फोन पे कर पूछ सकती हैं, बात कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? Okay, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, है ना? Thank you so much, sir. Now 10 minutes break we have. Okay, thank you.